बीएम टेक्निकल में आपका स्वागत है। हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ गए हैं जहां से ITR1 फाइल करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन, यहां पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पासवर्ड डालना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद अब यहाँ देखिए ये पेज पे आ गए हैं जहाँ से हम ITR1 फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना डिटेल उसको अपडेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल क्लिक करके अपडेट, बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर देखेंगे 21-22 करेंट ईयर। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन क्लिक करेंगे, प्रोसीड। अब यहाँ से स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे। यदि पहले का आपका कुछ भरा हुआ है तो यहाँ रिज्यूम फिलिंग्स में जा सकते हैं। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग में जाएंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, HUF है, अदर्स है, जो भी कैटेगरी है आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अपना इंडिविजुअल है तो यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से फार्म को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ITR1 फार्म, प्रोसीड विथ ITR1। अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए लेट गेट स्टार्टेड। लेट गेट स्टार्टेड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ITR1 फार्म, इसके लिए हमें ये चीज़ें आवश्यक हैं। फॉर्म 61 जो हमको एम्प्लॉयर से मिला है, फॉर्म 61A ये बैंक स्टेटमेंट होता है जो बैंक के ब्याज के लिए मिलता है, फॉर्म 16A। फॉर्म 26AS जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे से डाउनलोड किया जाता है, इसको अलग से डाउनलोड करके रख लेंगे, ये जरूर आवश्यक पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, हाउसिंग लोन का है वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, डोनेशन यदि अपने दिया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम LIC यूलिप PPF इत्यादि है वो चीज़, ये डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है, इसको अपने पास रख लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमको एक कैटेगरी दिखाई गई है कि आर यू फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन दिया है कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन। एग्जम्पशन लिमिट से हमारा ज़्यादा है, इसलिए हम इनकम टैक्स ITR फाइल कर रहे हैं। दूसरा, फिलिंग रिटर्न इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन आर मोर बिलो मेंशन क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा करेंट अकाउंट में जमा हुआ है तब इसको क्लिक करना है। 2 लाख यदि फॉरेन कंट्री में एक्सपेंडिचर किया है तो इसको क्लिक करना है। और 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है तो इसको क्लिक करना है। इसके अलावा इन 2 के अलावा कुछ है तो अदर में क्लिक करना। यहाँ पे अपना टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू में जाएंगे, ओके करेंगे। अब हम इस पेज पे आ गए हैं, रिटर्न समरी, जिसको हमको कंप्लीट करना है। तो पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपका अपना ये डिटेल देख लेंगे। कोई डिटेल पूरा फुलफिल है तो ओके है, नहीं है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पब्लिक, पेंशनर है तो पेंशनर, अदर्स नॉट एप्लीकेबल।
तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट का है, जो जिनका खुला है लॉगिन है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ फिलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो फिलिंग सेक्शन में पहला क्राइटेरिया है 139(1). ये रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट के पहले यदि फिल कर रहे हैं तो हमको 139(1) पे क्लिक करना है। बिलेटेड है, देरी से फिल कर रहे हैं तो 139(4) है। रिवाइज्ड रिटर्न है तो 139(5) है। आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी नोटिस मिला है तो उस पर ये कंडोनेशन डिले के लिए ये 119.2B में भरेंगे। फाइल इन रिस्पांस ऑफ नोटिस, यदि आपको नोटिस मिला है उसके अगेंस्ट में यदि ये फॉर्म भरना है तो उसके लिए फाइल इन रिस्पांस ऑफ नोटिस रेक्टिफाई एंड डिफेक्ट 142(1) रिटर्न फाइल अगेंस्ट नोटिस, यानी जो भी आपका अप्लीकेबल हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अपना यहाँ पे जो सेलेक्ट करने का है रिटर्न फाइल ऑन एंड बिफोर ड्यू डेट, इसको भर रहे हैं, इसलिए इसको क्लिक किए हैं। इसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, जो नया टैक्स रिजीम यदि अडॉप्ट कर रहे हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। अपने केस में नो, इसको नो किया है। अब यहाँ पे आ जाएंगे बैंक डिटेल में। बैंक डिटेल यहाँ पे दिखना चाहिए वैलिडेटेड, यदि ये वैलिडेटेड नहीं है तो इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि बैंक अकाउंट नहीं डला है तो उसको ऐड इन अदर बैंक अकाउंट करके इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल इसमें भरना पड़ेगा। इसलिए अपना भरा हुआ है, इसलिए इसको आगे कंफर्म करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम में पहला है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टूर और ट्रांसफ़र। यदि इस केस में अमाउंट मिला है और उसमें हमको एग्जम्पशन लेना है तो हम इसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हमारे केस में नो है यहाँ पे तो नो क्लिक कर रहे हैं। आर यू एलिजिबल क्लेम एग्जम्पशन अंडर कंपनसेटरी अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यदि है तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अपने केस में नो है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस है, यदि आपका हाउस रेंट अलाउंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अपना यस है तो इसलिए यस करेंगे। अब इसमें यस करने के बाद इसमें जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको यहाँ पे अमाउंट को एंट्री करना है। अपने केस में यहाँ पे F16 से इसको मिला लेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट है इसको एंट्री कर देंगे। आर यू एलिजिबल क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस, यदि है आपका है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। इस केस में नो है तो इसको नो क्लेम कर रहे हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, यदि आपका है तो यस, नहीं तो नो। इस केस में यस है तो इसमें यस कर दें। अब इस पेज पे आ गए हैं। इसमें ये देखना है कि आपका कौन सा एग्जम्पशन जो है सैलरी से इनकम से एग्जम्पशन है। यहाँ पे एग्जम्पशन में पहला है सेक्शन 10(6) रिम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल व्हेन नेम्ड कॉल्ड एम्ब्रेसियन है। यदि आपका यस है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अलाउंसन परक्यूजेट पेड अलाउंसेड एज सच आउटसाइड इंडिया, यदि है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव्ड है तब इसको यस करेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। अर्न लीव इनकैशमेंट है तब इसको क्लिक करेंगे। रिटायरमेंट पे यदि मिला है अर्न लीव तो इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कंपनसेशन लिमिट नोटिफाइड विद सीजी एंड ऑफिशियल गाइडेंस, इसमें यस है तो इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ दें। इस तरह से कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है तो क्लिक करेंगे। अमाउंट रिसीव डिसेबल अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इस तरह से आप इसको देख के अपने अनुसार से क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आ जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे ये सैलरी जो है फॉर्म 16 से अपने आप यहाँ से भर के आ रही है, जिसमें यदि कुछ करेक्शन है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इसमें सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इसको फॉर्म 16 से देखकर इसको यहाँ पे भरेंगे। वैल्यू ऑफ परज्यूक्यूट एज पर सेक्शन 17(2) ये फॉर्म 16 में है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो 0। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो ये 0 रहेगा। इस तरह से एग्जाम्पशन अलाउंसेस इसमें देखना है। एग्जाम्पशन अलाउंसेस में ये आपका HRA जो है पहले का दिया हुआ है उसके कॉलम में, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। इसके अलावा एग्जाम्प्ट अलाउंस यदि आपका डेथ कम रिटायरमेंट है, इसमें जो भी है लीव ट्रेवल कंसेशन डोनेशन रिसीव्ड, यदि इस तरह से आपका कोई इसमें से है तो इसमें से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट सामने डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे ये 0 रहेगा। इस तरह से नेट सैलरी यहाँ पे आ जाए और स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ माइनस हो जाएगा। इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी ये कैलकुलेट होके यहाँ से का आ जाएगा। इस तरह से आप अपने अनुसार यहाँ पे जो चीज़ है उसको सेलेक्ट करके आप एंट्री कर लेंगे। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यदि यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे 0 है, इसको यहाँ सेलेक्ट है तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। और सेव कर लेंगे। इस तरह से आपका एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप, यदि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको कंप्लीट करना है। सेलेक्ट हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेंट आउट है या डीम्ड लेंट आउट है, जो भी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको उसको कंप्लीट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसमें जो है ना आपका इंटरेस्ट कितना लोन है, कैपिटल और कितना उसका, उसमें 30% लेस हो जाएगा तो इसको ऐड कर लेंगे। अपने केस में नहीं है इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका ग्रास टोटल इनकम का कॉलम ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिडक्शन में। टोटल डिडक्शन वाले कॉलम में सबसे पहले देखेंगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यदि आपने डोनेशन पेड किया जैसे PM केयर फंड में उसमें है तो उसको यस करेंगे। हमारे केस में इसमें यस है तो इसको यस करें। यदि यस है तो इसमें 80G डोनेशन शेड्यूल इसको फॉर्म अलग से भरना है। इसी तरह आर वी एलिजिबल क्लेम एनी डिडक्शन डोनेशन पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में, यदि इसमें यस है तो यस भरेंगे, नो है तो नो। इस केस में नो है तो नो। यदि आपका यस है तो इसका अलग से शेड्यूल उसको भरना है, नो है तो नहीं भरना है। आर वी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के अंदर, यानी हाउस रेंट पे किया है, आपको आपके एम्प्लॉयर से हाउस रेंट नहीं मिल रहा है और तो भी आप रेंट में रह रहे हैं तो यहाँ पे उसका क्लेम कर सकते हैं। यदि उस केस में ये है तो इसको यस करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हमारे केस में नो है तो इसको नो रहेगा। एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड एम्प्लॉइज शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये ऑलरेडी यहाँ से भरा हुआ आ जाएगा। जो फॉर्म 16 में आपका है यहाँ पे आ जाएगा। इस जिस केस में 1,50,000 है जो कि यहाँ पे आ गया। आर यू एग्री विथ इंफॉर्मेशन, यदि यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करके यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अपने केस में यस है तो इसलिए इसको यस किया है। आर वी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80cc डू कंट्रीब्यूशन टू मेड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा आपका जो कंट्रीब्यूशन किया गया है पेंशन फंड में, एम्प्लॉयर का सेक्शन, उसको इसमें
यस करके इसमें डालेंगे। जैसे इस केस में जो है ना 139,716 है, इसको इसमें डाल दिया है। प्लीज प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। आपका डिडक्शन नहीं, ये एम्प्लॉयर का डिडक्शन यहाँ पे काउंट होगा, तो इसको अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे। आर यू एलिजिबल to claim deduction in respect of payment made toward medical insurance premium, preventive health checkup, medical expenditure for specific individual। इसमें यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। इसमें यस है तो यस कर रहे हैं। अब इस केस में 80D शेड्यूल अलग से भरना है, वो आगे जाके दिखाए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाई हायर एजुकेशन का लोन है। आपको यहाँ पे उसका क्लेम का डिडक्शन क्लेम करना है तो यस करेंगे और अमाउंट डालेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि है तो इसका अलग से शेड्यूल भी नहीं, अलग से शेड्यूल नहीं है, इसमें नो करेंगे। यदि नहीं है तो यस करके अमाउंट डाल देंगे। आर वी एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यदि आपका और कोई डिडक्शन है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आगे का डिडक्शन दिखा देगा। 80cc में यदि पेमेंट पेंशन फंड में किया है तो यहाँ एंट्री करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 80cc D1 किया है तो यहाँ पे करेंगे। 80cc D1B कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें है, आपका CPF में जमा है तो यहाँ पे 50,000 एलिजिबल है तो इसको 50,000 यहाँ पे करेंगे यदि आपका इसमें कंट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम लिमिट इसमें 50,000 है। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यदि है तो इसको क्लिक करके अमाउंट डालेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डिसीज, यदि है तो क्लिक करके अमाउंट डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इसमें क्लिक करके इसमें अमाउंट डालेंगे। इस तरह से 80 EEA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, यदि है तो क्लिक करके अमाउंट डालेंगे। 80 EEB डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यदि ऐसा है तो इसको क्लिक करके अमाउंट डालेंगे। डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है तो क्लिक करके अमाउंट डालेंगे। 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है तो इसको क्लिक करके अमाउंट डालेंगे। जैसे इस केस में अमाउंट यहाँ पे है। ये 80 TTB इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के केस में ये है, नॉर्मल के केस में ये है। तो आपको जो इनमें दोनों में से एप्लीकेबल हो वो इसमें डाल देंगे। इन केस ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी यदि इसमें है तो इसको क्लिक करके डाल देंगे। इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिडक्शन इन अंडर 80 DDE इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयड, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। अब इसको कैसे मॉडिफाई करना है, ये दिखा रहा है कि आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट शो किए हैं ये वहाँ इनकम में नहीं शो है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको जो है बैक में जाके इसको इनकम में दिखाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे लेगा। जैसे यहाँ बैक गए, बैक जाने के बाद जो है इसको टोटल इनकम में जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको जो है यहाँ पे दिखाना है। यहाँ एडिट करेंगे, ये यहाँ अमाउंट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ है, जो कि ये फॉर्म 16 से लिया हुआ है, अपने आप कैप्चर किया है। तो इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे कि ये किस चीज़ का है। ये जैसे इस केस में है IDFC का है, तो इसको यहाँ पे इंटर करके सेव कर दिए। सेव करने के बाद इसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एड अदर इनकम चार्जेबल अंडर हेड अदर सोर्स, यहाँ एड अदर करेंगे तो इसमें आ जाएगा।
डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, यदि यस तो यस करेंगे और इसमें वो अमाउंट डाल देंगे और वही अमाउंट जो है आपको वहाँ पे 80 TTA में डालना है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक पोस्ट ऑफिस, FD में इत्यादि में यदि आपका इंटरेस्ट है तो इसको यस करेंगे और इसको यहाँ पे FD का इंटरेस्ट यहाँ पे डालेंगे। इस केस में नहीं है इसलिए इसको नो किया है। यदि फैमिली पेंशन से इनकम है तो इसको यस करके अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे जो इफेक्टिव डिडक्शन होगा वो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपका डिविडेंड इनकम है तो यहाँ पे यस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। यस के केस में देखिए अब इसको क्वार्टरली ब्रेकअप से डिविडेंड का इनकम यहाँ पे डालना है। अप टू 15 जून 2020 तक जो इनकम है डिविडेंड की उसको इस कॉलम में डालेंगे। 15 जून से लेके 15 सितंबर 20 तक का जो इनकम है डिविडेंड का इसमें डालेंगे। इस तरह से 16 सितंबर से लेके 15 दिसंबर 20 तक का जो इनकम है इसमें डालेंगे और 16 दिसंबर से मार्च तक का इस तरह से ये बाइफरकेट किया हुआ है, सबको अलग अलग इनकम डालेंगे तो ये टोटल इनकम इसमें आ जाएगा। यदि इसमें आपका डिविडेंड इनकम है तो इसमें डाल के कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो इसमें नो करके कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से ये आपका टोटल इनकम का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा जो वहाँ पे आ रहा है। इसको कंफर्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये आ जाएंगे अपना डिडक्शन में। जहाँ से अपन गए थे वहाँ पे फिर आ गए हैं तो ये फिर पूछ रहा है आर वी एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, यस इसका फॉर्म अलग से भरना है, इसका नो यस आ गया, यस आ गया, इसमें अमाउंट भर दिया। इस तरह से 80D में यस किया है, इसका शेड्यूल अलग से भरना है। 80 में नो है इसलिए नो भरा है। इस तरह से यहाँ पे करके कंटिन्यू करके आगे अब यहाँ पे जो वहाँ पे फॉर्म भरा था तो उसका शेड्यूल यहाँ पे भरना है। अब यहाँ देखिए फॉर्म 16 से इसने ये 1.5 लाख रुपए लिया है। यदि इसमें आपका 80C में 80CC 80CC D1 इज मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट ये 1,50,000 है जो ये यहाँ पे लिया हुआ। यदि आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे इसको एडिट करके अमाउंट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसी तरह से 80D में यहाँ पे अमाउंट अभी नहीं डला है, इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। इसको एडिट कर यहाँ पे करेंगे। एडिट करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली में क्लेम नहीं किया है तो ये सेलेक्ट है इसको, और ऐड करना है तो यहाँ पे यस करेंगे। You are not a senior citizen as per date of birth. Please choose this option only if your spouse is senior citizen. You are not a senior citizen as per date of birth. Please choose this option only if your spouse. तो इस केस में नहीं है तो इसलिए नॉट क्लेमिंग नो आएगा। अब इसमें आ गया सेल्फ इंश्योरेंस, यदि है तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, इसमें यदि आपका है क्लेम तो इसमें लिख लेंगे। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, यदि आपके कोई पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जैसा भी केस होगा उसमें वो करके, यदि यस है तो इसमें आप इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो डाल सकते हैं, नहीं तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डाल सकते हैं जो कि 5,000 है, और मेडिकल एक्सपेंडिचर का डाल सकते हैं जो कि 50,000 के है। इस तरह से आपका जो भी एप्लीकेबल हो इसको फॉर्म को कंप्लीट करना है और इसको सेव करना है। इसके बाद 80D हो गया। 80CC D2, इसमें अमाउंट वहाँ से ले लिया है।
यदि आपको इसमें एडिट करना है, कम ज़्यादा है जो भी है, तो यहाँ पे से आपके इसको एडिट करके सेव कर सकते हैं। अब आगे ये 50,000 ले लिया है। इसके बाद 80G डोनेशन को वहाँ पे इंटर किया था, जिसको यहाँ पे इसका कॉलम भरना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट डोनेशन टाइप, किस टाइप का डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, इसमें है 100%, इसमें क्लियर करेंगे। यहाँ पे जिसको डोनेशन दिया है उसका पैन, उसका नेम, जैसे PM केयर फंड, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड। अब डोनेशन कैश में है तो यहाँ डालेंगे, डोनेशन इन अदर मोड में है तो इसमें डालेंगे। जो भी एंट्री है उसमें लिख के, जैसे हमारे केस में 5,000 है, इसको डाल के इसको सेव किया। लेकिन ये कॉलम कंप्लीट करना पड़ेगा, यदि ये कॉलम कंप्लीट नहीं है तो नहीं लेगा, इसलिए इसको एडिट करके कंप्लीट करके सेव करना है। नहीं तो इसको अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास डिटेल नहीं है। अब इसको अब आगे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये टोटल डिडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें आ गए आपका टैक्स पेड में। टैक्स पेड में देखिए, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सो TDS फ्रॉम ऑन सैलरी, सैलरी से जो डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा, सो डिटेल। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे। यदि आपका इसमें कुछ करेक्शन ही है तो कंप्लीट भरा हुआ आ रहा है। यदि इसमें आपका कोई करेक्शन है तो यहाँ एडिट करके इसमें करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ओके कर देंगे। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी, इसमें देखिए इस केस में यहाँ पे ये डिडक्शन लिया हुआ है। अब इस अमाउंट का यदि आपको करेक्शन है तो इसको क्लिक करके यहाँ एडिट करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट एडिट कर सकते हैं। अब एडिट करने का टैक्स डिडक्टेड इतना तो आ गया है, लेकिन TDS क्रेडिट क्लेम दिस ईयर यहाँ पे अमाउंट नहीं लिया है, इसलिए ये जो है ना एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है यहाँ पे इसको लिखना है 1139 और इसको सेव करेंगे। यहाँ पे ये टैक्स डिडक्शन हुआ है, लेकिन अमाउंट उसने कितना दिया है वो अमाउंट यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे इस केस में 21,000 है तो इसको यहाँ पे एंट्री कर दिया। यहाँ ईयर सेलेक्ट करना है, ये 2020। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी 10 ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर, ग्रास रिसिप्ट, उसमें कितना अमाउंट उससे मिला है और उसने कितना टैक्स किस ईयर में टैक्स काटा है वो यहाँ पे लिखना है, और टैक्स डिडक्ट इतना हुआ है, और इसका हम क्रेडिट इसी साल इसको अपने टैक्स में ले रहे हैं, इसलिए इस अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, तभी हमको ये टैक्स का क्रेडिट मिलेगा और टैक्स पेड में दिखाएगा। इसके बाद इसको सेव करेंगे। यदि इस केस में क्या शो डिटेल, यदि अनादर कोई और डिडक्टर है जिसने हमारा टैक्स काट के इसमें जमा किया है जो कि हमारे 20 AS में दिखा रहा है, तो उसको यहाँ पे ऐड अनादर करके यहाँ पे पैन ऑफ टेनेंट, पैन ऑफ आधार नंबर, ये उस केस में है। यदि किराए का मकान है तो उस केस के लिए है कि उसने पैन नंबर टेनेंट ने किया है और उसने टैक्स काटा, एनी अदर ने जिसने हमारा टैक्स काट के जमा किया है उसका डिटेल देना है। यदि है तो, नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे केस में इसमें नहीं है, इसको कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह ये है डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यदि इसमें है तो इसको ऐड अनादर करके इसमें टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, जिसने भी कलेक्ट किया उसका नाम,
कितना अमाउंट काटा है, कि कौन से ईयर में काटा है, सेलेक्ट ईयर, तो ये सब कंप्लीट करके इसको सेव करेंगे, नहीं तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा यदि आपने सेल्फ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया है तो उसको यहाँ पे एंट्री करना है, एड एंड अदर करके। इस केस में जिस बैंक में किया है उस बैंक का BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर, जिस डेट को जमा, डेट ऑफ डिपॉजिट उस डेट डालना है, और अमाउंट वो एंट्री करके इसको ऐड करना है। इस केस में नहीं है इसलिए इसको कैंसिल करना है। इस तरह से ये कंप्लीट टोटल टैक्स पेड इतना आ जाएगा। ये पूरे कंप्लीट करने के बाद आपका टैक्स पेड कितना हुआ ये यहाँ पे आ जाएगा, जिसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए क्या हुआ कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, ग्रास टोटल इनकम कंफर्म, टोटल डिडक्शन कंफर्म हुआ, टैक्स पेड कंफर्म हुआ। अब टैक्स लायबिलिटी में यहाँ इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, आपका ग्रास टोटल इनकम इतना है, डिडक्शन इतना हुआ, टोटल इनकम इतना आ गया, टैक्स पेएबल इतना है। रिविट 87 में यहाँ पे अभी नील है क्योंकि इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। इस तरह से हेल्थ एंड इंश्योरेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आ गया टोटल से। अब रिलीफ अंडर 89 यदि आपका एरियर का पेमेंट है तो उसके लिए फॉर्म 10E भरना है और उसका क्लेम यहाँ पे करना है। जैसे इस केस में रिलीफ जो है 20,054 रुपये है जिसको यहाँ पे इंटर किया है, और इस केस में 10E फॉर्म भरना पड़ता है, इसको अलग से 10E फॉर्म भरा हुआ है। अब आपको यदि 10E फॉर्म कैसे भरना है तो इसके इंड स्क्रीन में 10E फॉर्म कैसे भरना है ये दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म 10E फॉर्म कैसे भरना है उसको वहाँ पे जाके देख लेंगे, और उस फॉर्म को भरने के बाद उसको उस अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे। ये अमाउंट जो है हमारे पहले साल के एरियर हमको यदि इस साल में मिला है और उस एरियर पे हम इनकम टैक्स का रिलीफ लेना चाहते हैं कि पिछले साल के रेट के हिसाब से हमको इनकम टैक्स लगे, उसके लिए फॉर्म 10E भरना पड़ता है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे जाके इस फॉर्म को कैसे भरेंगे वहाँ पे देख लेंगे, और उसके बाद कितना रिलीफ आता है उस अमाउंट के यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब बैलेंस टैक्स रिलीफ इतना आ गया और अपना टोटल टैक्स पे इंटरेस्ट इतना आ गया, जिसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फिर देखेंगे कि ये चारों जो है कंफर्म करके आ गए पर्सन। अब इसमें आपको किसी में भी डाउट जाता है कि हमको इसमें कोई डाउट है तो आप उसको क्लिक करके एडिट में जाके वहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रास टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, ये टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सब कंफर्म में आ गई है। तो यहाँ से आप देखिए प्रोसीड कर सकते हैं आगे इनकम टैक्स फॉर्म जमा करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड कर दिया, अब यहाँ पे दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड इतना। ये है कंप्लीट फॉर्म जिसको आप यहाँ पे भर के देख सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न, अब इसका पूरा जो रिटर्न का प्रीव्यू है इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे आ गया नेम, इसको क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो इस तरह से आपका ये इनकम टैक्स रिटर्न ये पूरा प्रीव्यू ये भरा हुआ कंप्लीट ये आ जाएगा, जिसको आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं यहाँ शुरू से लेके कि हमारा कोई गलती तो नहीं है। यदि इसमें गलत है तो फिर से जो है इसको
एडिट में जाके चेक कर सकते हैं। यदि आपको पूरा हो गया कि हमारा ये सही है तो इसमें प्रोसीड फॉर वैलिडेशन के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आपको इसको एडिट करने के लिए फिर से आपको पुनः जाके वहाँ पे एडिट करना है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से फॉर्म कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। तो यहाँ पे अभी प्रोसीड कुछ अभी इसमें करेक्शन करना है, तो इसलिए इसको अभी यहाँ पे नहीं कर रही है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद इसको ई वेरीफाई होगा और फॉर्म सबमिट होगा। उसको आगे देखते हैं, इसको प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद क्या आता है। वहाँ पे वैलिडेशन करने के बाद और ई वेरीफाई करने के बाद और फाइल सबमिट करने के बाद ये फाइल सक्सेसफुली आ जाएगा, ऐसा फाइल सक्सेसफुली। इसके बाद आप इसको यहाँ से जाके अपना फाइल व्यू फाइल रिटर्न करके देख सकते हैं कि हमारा व्यू फाइल रिटर्न कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, ये फाइल हो गया, जहाँ से आप एक डाउनलोड रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर्म जो भरे हैं वो कर सकते हैं, व्यू डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट कि ये सक्सेसफुली ये वेरीफाइड हुआ है, डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन, मोड ऑफ ई वेरिफिकेशन OTP के थ्रू हुआ है और ITR फाइल्ड, ऐसा करके पूरा कंप्लीट दिखाया देगा। इसके बाद बैक करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड करना है जो भरा हुआ है कंप्लीट, जो सबमिट हो चुका है, इसको डाउनलोड फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। ये फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। फॉर्म डाउनलोड होके यहाँ पे आ गया है, जिसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे PDF फॉर्म में फॉर्म को ये दिखा देगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, जिसको यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं। रिसिप्ट डाउनलोड करना है, एक्नॉलेजमेंट, इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ये डाउनलोड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देख लेंगे इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके जैसे 10E फॉर्म कैसे भरते हैं वो देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।